हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में आपका जो टॉपिक था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंडर आपने स्टडी किया फंड फ्लो स्टेटमेंट। और फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर आप लोगों ने एडजस्टेड पीएल अकाउंट, साथ ही साथ डिफरेंट स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल और डिफरेंट एस्पेक्ट पे उसकी बात हुई लास्ट क्लासेस में। सो डियर, आज की क्लास आपकी कुछ विशेष इंफॉर्मेशन के साथ कि जो फंड फ्लो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आते हैं और स्टूडेंट्स डाउट में होता है कि ये जो टर्म्स हैं इससे फंड फ्लो होगा या नहीं होगा। चलिए आज इसके विषय में देखा जाए। सबसे पहले डियर, आप लिखेंगे इशू ऑफ शेयर्स। देखो, इशू ऑफ शेयर्स जो है ये एग्जैक्टली यदि कैश कंसिडरेशन के लिए शेयर्स इशू किए जाएं तो ये फंड फ्लो के अकॉर्डिंग आपका सोर्स ऑफ फंड बनता है। ठीक है, यानी कि लिखेंगे इशू ऑफ शेयर फॉर कैश कंसिडरेशन इज सोर्स ऑफ फंड। अभी शेयर्स देखो, अगर पर इशू है तो जितना कैपिटल रेज्ड होगा ये सब का सब सोर्स ऑफ फंड होगा। ध्यान दीजिएगा, यदि आपने शेयर्स प्रीमियम पर इशू किया है तो कैपिटल प्लस प्रीमियम दोनों क्या बनाएगा, सोर्स ऑफ फंड होगा। यदि डियर यही जो इशू ऑफ शेयर्स है ये कैश कंसिडरेशन के लिए यदि आपने इशू नहीं किया है, यानी कि इशू ऑफ शेयर फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, यदि आपने फिक्स एसेट परचेज किया है डियर, तो यदि आपने फिक्स एसेट परचेज किया है तो वहाँ पे आपके पास कोई वर्किंग कैपिटल जनरेट नहीं होती है, तो यहाँ देयर इज नो नॉट इनफ्लो ऑफ फंड। ओके, अब देखो ऐसा भी हो सकता है कि आपने इशू ऑफ बोनस शेयर किया हुआ है। issue of bonus shares. Now students, you well known about what is bonus shares. बोनस शेयर्स कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को जब बोनस पेमेंट करती है तो बोनस कैश में नहीं पेमेंट बल्कि इन कंसिडरेशन वो कैश पेमेंट नहीं देती बल्कि उसके बदले शेयर्स इशू कर देती है अपने शेयर होल्डर्स को। तो ऐसे शेयर्स यानी कि जो बोनस शेयर्स की फॉर्म में जो इशू होते हैं, वो बोनस शेयर्स की फॉर्म में यदि कोई शेयर्स इशू होते हैं तो यानी कि वो नो फंड फ्लो होगा। लिखेंगे नॉट फंड इनफ्लो। एंड फोर्थ, स्वेट इक्विटी शेयर्स इशूड बाय कंपनी। अगर कंपनी ने स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू किया है माय डियर, यदि कंपनी ने स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू किया है तो आप जान लें कि स्वेट इक्विटी शेयर्स यदि विदाउट कंसिडरेशन है, यानी कंपनी के एम्प्लॉइज एंड डायरेक्टर को विदाउट कंसिडरेशन है, तो नॉट फंड इनफ्लो होगा, यानी फिर भी यहाँ पे फंड इनफ्लो नहीं होगा, कोई फंड जनरेट नहीं होगा। सो डियर, ये तमाम केसेस हैं कि जब आपने शेयर्स इशू किया तो शेयर्स यदि नकदी में इशू किया है तो ही वो फंड अराइव होगा, फंड जनरेट होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में, और ऐसे केसेस में फंड का इनफ्लो होगा। सो डियर, यदि आपने क्या किया, कंप्लीट बिजनेस को परचेज किया और शेयर्स इशू कर लिया। इफ कंपनी परचेज द बिजनेस, नोट कर लें, इफ कंपनी परचेज द बिजनेस। अब कंपनी ने क्या किया, बिजनेस को परचेज किया और इशू द शेयर्स।
and in consideration issue the शेयर्स। कंपनी ने बिजनेस को तो परचेज किया, लेकिन कंसिडरेशन में क्या इशू किया? शेयर्स इशू कर लिया। तो अब ध्यान दो, बिजनेस में आपको इफ, पहला नोट क्यों, इफ परचेज द करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, तो जो एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स होगा किससे? करंट लायबिलिटीज से, तो वो बनाएगा फंड का इनफ्लो। भाई बिजनेस में आपको एसेट दोनों मिलेंगी, फिक्स एसेट्स एंड करंट एसेट्स। लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म लोन्स भी होंगे। यानी एंटायर बिजनेस को यदि आपने परचेज किया है तो वहां भी क्या किया ना कि आपको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज दोनों मिलेंगी। तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का जो डिफरेंस होगा वो फंड का इनफ्लो हो जाएगा। और जो फिक्स एसेट होता है, फिक्स एसेट्स आपके बिजनेस में आता है, तो देखो ना, साफ मतलब है कि जितना फंड जनरेट होगा, यानी कि हम उसके जितने करंट एसेट्स पाएंगे और जितने करंट लायबिलिटीज पाएंगे, तो करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस कर लेंगे, जो बचेगा वहां फंड का इनफ्लो हो जाएगा। छोड़िए, ये इशू ऑफ शेयर्स है। इशू ऑफ शेयर्स यदि होगा तो निश्चित ही फंड का इनफ्लो होगा, निश्चित ही फंड का इनफ्लो होगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसमें। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स, यदि आपने डिबेंचर्स इशू किया, यानी कि इशू ऑफ डिबेंचर्स, तो ये इनफ्लो ऑफ फंड होता है। फंड फ्लो के अंदर, फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हम इसको इनफ्लो ट्रीट करते हैं और इनफ्लो के अकॉर्डिंग ले जाते हैं। अब देखें, ये ऐसा भी हो सकता है कि एट पर हो तो टोटल अमाउंट आपका इनफ्लो होता है। यदि ये प्रीमियम पर इशू किया तो डिबेंचर्स का अमाउंट प्लस जितना प्रीमियम होगा, और यदि आपने डिस्काउंट पर इशू किया तो यानी कि डिबेंचर्स का जो अमाउंट है और जितना डिस्काउंट है उसको डिडक्ट कर लेंगे, तो जो टोटल अमाउंट आपका बनेगा वो इनफ्लो बनेगा। दैट इज क्लियर। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि ये कहें कि जो डिबेंचर्स है ना, वो यदि कैश कंसिडरेशन के लिए इशू हुए हैं, कैश कंसिडरेशन के लिए इशू हुए हैं, तभी ये फंड का इनफ्लो होता है। दैट इज क्लियर। यदि वो कैश कंसिडरेशन के लिए इशू हुए हैं तभी फंड का इनफ्लो होगा। यदि वो फॉर अदर कंसिडरेशन टू क्या, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स टू conversion into shares या for purchase of any investment, इन्वेस्टमेंट के सेंस में यदि इशू हुए हैं तो कोई फंड जनरेट नहीं होता, तो यानी यहाँ नॉट फंड इनफ्लो होगा, तो नॉट फंड इनफ्लो होगा। माय डियर, आप इसको बहुत बहुत आसानी से इसको समझने की कोशिश कीजिए कि यदि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यानी कंपनी के अंदर यदि फंड इनफ्लो होगा, इट मीन की वर्किंग कैपिटल आएगा, इट मीन की चालू संपत्ति यदि जनरेट होगा, तभी आपके कंपनी के अंदर फंड का इनफ्लो होगा। ओके डियर, ओके। तो ये हम समझते हैं कि कंपनी के अंदर ये इशू ऑफ डिवेंचर्स अगर कैश कंसिडरेशन के फॉर्म में है तो इनफ्लो बनाएगा, यदि कैश कंसिडरेशन के फॉर्म में नहीं है तो इनफ्लो नहीं बनाएगा, तो इनफ्लो नहीं होगा। चलो देखें नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक डियर, नेक्स्ट टॉपिक लॉन्ग टर्म बोरोइंग। नोट कर लें, लॉन्ग टर्म बोरोइंग या
लॉन्ग टर्म लोन आपने लिया है तो ये आपका सोर्स ऑफ फंड है, क्योंकि फंड आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इनफ्लो हो रहा है। यदि आपने दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म लोन लिया है तो उतने अमाउंट से आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपकी फर्म के अंदर, आपकी कंपनी के अंदर, फर्म्स के अंदर आपका जो फंड है वो जनरेट हो जाता है, वो फंड आपके पास आ जाते हैं। नेक्स्ट लिखें, नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटीज किया, जैसे आपने कोई डिविडेंड्स पाए, कहीं से आपको कोई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैश फॉर्म में मिला, या इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, यानी यही है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो यदि नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग कोई भी कैश आपके फर्म के अंदर, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जनरेट होती है, तो भी ये फंड का इनफ्लो बनाता है, फंड का इनफ्लो बनाता है, डीएफ फंड का इनफ्लो बनाता है। नेक्स्ट टॉपिक आप लिखेंगे सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अभी हम लोग फंड के इनफ्लो के विषय में स्टडी कर रहे हैं, पहले टॉपिक से स्टार्ट किया था और यहाँ तक चल रहा है कि सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। यदि आपने कोई फिक्स एसेट्स बेच दी या सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट किया, तो बहुत समस्या होती है स्टूडेंट्स को कि जब वो फिक्स एसेट देखते हैं कि कभी बीच में फिक्स एसेट्स बेची गई, कभी फिक्स एसेट्स परचेज की गई, तो डिफरेंट टाइम से इनको प्रॉब्लम्स होती हैं। तो चलो मैं आपको बता दूं कि आप कुछ ना कीजिए, बस एक अकाउंट ओपन कर लो, फिक्स एसेट्स अकाउंट, चाहे जो एसेट्स हो वो फिक्स्ड एसेट अकाउंट आप ओपन कर लो। और आपको जानते हो टू बैलेंस बीडी, यहाँ पे जो उसका एसेट का जो ओपनिंग बैलेंस होता है ना वो इधर लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा, यदि आपने एसेट्स परचेज किया ड्यूरिंग द ईयर, तो ये देखो यूज ऑफ फंड हो गया ना, तो यहाँ लिखोगे। यदि ये देखो बाय डेप्रिसिएशन है तो एडजस्टेड पीएल अकाउंट के अंदर डेबिट में लिख दोगे। अच्छा, बाई यदि एसेट सेल किया तो आप इधर लिख दोगे, तो ये क्या बनता है, सोर्स ऑफ फंड बनता है। और इसके बाद भी देखो कि यदि बाई बैलेंस सीडी यहाँ पे लिखा, फिर भी देखा कि ये ज्यादा, ये साइड कम है, यानी डेबिट साइड कम है, क्रेडिट साइड ज्यादा। इसका मतलब क्या हुआ, ड्यूरिंग द ईयर परचेज द एसेट, यानी कि टू परचेज द एसेट्स। माय डियर, यहाँ कैश लिखना था, हमें कैश लिखना था, तो हमने केवल ये इंडिकेट किया हुआ है। यदि ये बैलेंसिंग फिगर है, यदि ये बैलेंसिंग फिगर है, तो ये आपका बैलेंसिंग फिगर पता चलेगा कि ड्यूरिंग द ईयर आपने 3 बार, 2 बार एसेट को परचेज किया, 1 बार एसेट को सेल किया, यानी बाई किया और सेल किया। तो यदि बाई किया है तो सोर्स ऑफ यूज ऑफ फंड है, यदि बाई किया है तो यूज ऑफ फंड है, एंड सेल किया है तो रिसोर्सेस ऑफ फंड है। तो हम फंड फ्लो के अंदर इनके जो भी परचेज या बाई हैं उसके अकॉर्डिंग उनको ले जाते हैं। तो फिक्स एसेट्स को बेच दिया या इन्वेस्टमेंट को बेच दिया तो ये आपके सोर्स ऑफ फंड बनाते हैं। यदि इन्वेस्टमेंट को परचेज कर लिया, इन्वेस्टमेंट को या फिक्स एसेट्स को परचेज किया, तो ये यूजेज ऑफ फंड का टर्म्स होता है, यूजेज ऑफ फंड का टर्म्स होता है। नाउ डियर, बहुत इजीली यदि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फंड जनरेट होता है, यदि आपने फिक्स एसेट्स को बेच दी तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फंड जनरेट हो गया। यदि आपने एसेट को परचेज किया तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो डियर यदि आपने एसेट को परचेज किया तो फिर क्या होगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन से फंड चला जाएगा। तो चले और भी तमाम एक्टिविटीज हैं जिसके विषय में स्टडी किया जाए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फंड जनरेट होगा या फंड आउटफ्लो होगा। यानी 2 चीजों को तो हम पहले ही बता चुके हैं कि यदि फंड फ्रॉम ऑपरेशन होगा तो एडजस्टेड पीएल अकाउंट बनाया जाएगा, उससे पता चलेगा। और साथ ही साथ यदि आपने क्या किया
कि यदि डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इफेक्ट, जब वर्किंग कैपिटल चेंज हम लोग बनाते हैं तो वहाँ से क्या होता है कि आपका फंड जनरेट होता है। अब आउटफ्लो के विषय में चलो देखते हैं। आउटफ्लो के विषय में सबसे पहला, फंड लॉस बाय ऑपरेशंस। ध्यान दीजिएगा, संचालन से यदि आपके ऑर्गेनाइजेशन से फंड यूज हो जाता है ड्यूरिंग द ऑपरेटिंग ऑफ बिजनेस, तो ये आपके फंड की हानि है, यानी फंड का नुकसान है, यानी ये आउटफ्लो ऑफ फंड है, ये आउटफ्लो ऑफ फंड है। और ये यूजेज या एप्लीकेशन ऑफ फंड साइड में लिखा जाएगा फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। नेक्स्ट लिखते हैं दूसरा, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तीसरा, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। यदि इन दोनों जो एक्टिविटीज किया आपने कि प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन किया, तो फिर क्या होगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन से, आपके कंपनी के अंदर से फंड आउटफ्लो हो जाएगा, यानी कि ये आउटफ्लो होगा। यदि आउटफ्लो हुआ तो ये एप्लीकेशन ऑफ फंड साइड में दिखाया जाएगा। छोड़िए थर्ड केसेस, अगला फोर्थ केसेस में मैंने आपसे ये स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल यदि बनाया तो उसे इंक्रीजेज ऑफ वर्किंग कैपिटल का एक टर्म्स निकल के आता था, यानी कि इंक्रीजेज ऑफ वर्किंग कैपिटल बाय स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल से जो इंक्रीजेज आता है ना, ये यूजेज ऑफ फंड होता है, यानी ये एप्लीकेशन ऑफ फंड होता है। सो डियर, अब क्या और भी एक्टिविटीज हो सकती है जी। यदि पांचवें में देखा जाए यानी फिफ्थ में, कि आपने क्या किया, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, ये सब एक्टिविटीज यदि किया आपने तो आपके ऑर्गेनाइजेशन से फंड क्या होगा, आउटफ्लो हो जाता है, यानी कि ये यूजेज ऑफ फंड होता है, यूजेज ऑफ फंड होता है। सो डियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। और साथ ही साथ यदि आपने क्या किया, यदि आपने कोई नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग फंड को आउटफ्लो किया, नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग फंड को आउटफ्लो किया, तो भी आपको ये दिखाना होगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। फिर क्या, पांचवें के बाद 6 लिख सकते हैं, पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स। ध्यान दीजिएगा, यदि आपने डिविडेंड्स पेड किया तो वन टाइम की ये नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होता है, तो इसको नेट प्रॉफिट में ऐड किया जाता है। कहाँ पे, एडजस्टेड पीएल अकाउंट के अंदर। साथ ही साथ ये फंड का आउटफ्लो है, तो इसे फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हम यूजेज ऑफ फंड साइड में दिखाते हैं, यानी कि यूजेज ऑफ फंड में, वो तो आपको मालूम है, ठीक है। यानी यदि आपने डिविडेंड्स पेड किया या टैक्स का पेमेंट किया, यानी कि पेमेंट ऑफ टैक्स, ये क्या है, इससे भी यूजेज ऑफ फंड होता है, इससे भी फंड का यूज हो जाता है। और फंड के यूज को हम यूजेज यानी एप्लीकेशन ऑफ फंड साइड में दिखाते हैं। ओके डियर, अब हम लोग कुछ ऐसे टर्म्स हैं उनकी स्टडी की जाएगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको जानना भी बहुत आवश्यक होता है। तो चले देखते हैं वो कौन से टर्म्स हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऐसे भी टॉपिक्स हैं जहाँ पे फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि आप उनको बेसिकली नहीं समझते हो तो आपके सामने समस्याएं आती हैं। तो चले देखें ये कौन सा टॉपिक है। लिखेंगे पहला, प्रोविजन फॉर टैक्स,
ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है डियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है कि प्रोविजन फॉर टैक्स, पहला तो इसे करंट लायबिलिटीज ट्रीट किया जाता है, और दूसरा आप या इसको एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट यानी कि लाभों का नियोजन मान सकते हैं। अब आपके सामने समस्या ये है कि आप इसे अपने विवेक के आधार पर यानी कि आप इसे क्या मानते हो। तो देखो, यदि ये सिंपल सी बात है कि एक एग्जांपल्स लो, प्रोविजन फॉर टैक्स ये 2019-20 एंड 2020 एंड 21 का फिगर है, यानी ओपनिंग 50,000, क्लोजिंग 60,000, और ये इंफॉर्मेशन में दे कि ड्यूरिंग द ईयर टैक्स पेड 40,000, ड्यूरिंग द ईयर टैक्स पेड 40,000। तो आपके सामने कोई समस्या नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है। आप इसे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट माने, आप इसे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट माने, और देखें कि अब जब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट यानी कि ये टर्म्स ले रहे हो, तो आप यहां पे एक प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट ड्रा कर लेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, और यहां पे एक एडजस्टेड पीएल अकाउंट, एडजस्टेड पीएल अकाउंट कर लेंगे। ओके, अब इन दोनों में कैसे इसे दिखाना है, चलिए इसके विषय में मैं बता दूं आपको कि ओपनिंग बैलेंस यानी कि ये पर्टिकुलर्स, ये अमाउंट, ये पर्टिकुलर्स, ये अमाउंट, ये देखो ओपनिंग बैलेंस बाई बैलेंस बीडी, बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में जितनी चीजें लिखी गई होती हैं वो सब की सब उनका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है, और बैलेंस शीट के अंदर जितने भी एसेट्स के साइड में लिखे गए होते हैं उनका ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट में लिखा जाता है। अच्छा, कहता ड्यूरिंग द ईयर टैक्स पेड, ध्यान दीजिएगा, टू कैश अकाउंट कितना 40,000, यदि टैक्स पेड किया जाएगा तो डेबिट में लिखेंगे, और टू बैलेंस सीडी, कितना बैलेंस सीडी है 60,000, इसका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा ये प्रोविजन फॉर टैक्स निकल के आता है। तो ये 1,00,000 में से, यानी बाई एडजस्टेड पीएल अकाउंट, यानी कि आपने एप्रोप्रिएशन किया किसके लिए, एप्रोप्रिएशन किया टैक्स के लिए 50,000। ओके, अब देखो एक एडजस्टमेंट ये भी, और साथ में मैं एक फंड फ्लो स्टेटमेंट भी ड्रा कर लेता हूं। फंड फ्लो स्टेटमेंट, ये आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट है 2 लाइन का, यानी कि ये फंड फ्लो स्टेटमेंट, और ये आपका सोर्स साइड है, ये आपका यूज साइड है। अब प्रोविजन फॉर टैक्सेशन से इस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट से जो चीजें निकल के आई, आपने देखा कि ये 50,000 का एप्रोप्रिएशन बन के आया, तो इसे लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट कितना 50,000। दैट इज क्लियर, दैट इज क्लियर। अब देखें कि आपने टैक्स कितना पेड किया, यूज कर लिया फंड का, तो टैक्स पेड कितना 40,000 आप फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर आप दिखाओगे, यानी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट यदि आपने ट्रीट किया तो ये एडजस्टमेंट होंगे। ऐसे ही आपके इंफॉर्मेशन दे सकता है माय डियर, ऐसे इंफॉर्मेशन दे सकता है। ओके, तो यदि आपने इसे कॉपी कर लिया हो तो मैं इसी में एक एडजस्टमेंट आपको और भी समझा दूं, तो जल्दी आप कॉपी कीजिए, जल्दी आप कॉपी कीजिए, और मैं मिटा देता हूं इसे, इन फिगर्स को। यदि आपने क्या किया ना, अगर क्वेश्चन में लिख दे कि ड्यूरिंग द ईयर प्रोविजन मेड 50,000, क्या लिख दे, ये लिख दे ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर
प्रोविजन फॉर टैक्स मेड 50,000। देखो सेम चीजें मैंने वही लिया है। तो प्रोविजन मेड, ये देखो तब बैलेंसिंग फिगर ये आ जाएगा टैक्स का पेमेंट। भाई प्रोविजन, तब ये बैलेंसिंग फिगर ये नहीं आएगा। तब आप पेमेंट टैक्स का कितना किए हो, इसमें इधर लिखा बैलेंस बीडी प्रोविजन मेड और बैलेंस सीडी, इसमें से इसको डिडक्ट किया तो ये 40,000 का टैक्स पेड आ गया। और फिर वही चीज आपको करना होगा, यानी टैक्स पेड 40,000, प्रोविजन मेड 50,000। ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट यदि आपने ट्रीट किया है। नहीं समझ में आया तो फिर से मैं बता दूं, ये कोई भी फिगर ले लो, ये कोई भी फिगर ले लो, लेकिन कॉपी कर लें इसे, आप कॉपी कर लें। तो देखिए यदि आपने क्या किया, ये 50,000 की जगह पे आपने चलो लिख दिया कि ड्यूरिंग द ईयर प्रोविजन मेड 1 लाख का। ओके, चलो मैं ये सभी के सभी आपके फिगर्स मिटा देता हूं। पहले वाले में क्या लिखा था, टैक्स पेड, और अबकी वाले में क्या लिखा, अबकी वाले में लिखा कि प्रोविजन किया। ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस यही है, तो आप बाई एडजस्टेड पीएल अकाउंट यहां लिखो प्रोविजन मेड कितना किया, 1 लाख किया। 1.5 लाख हो गया, 60,000 माइनस कर लो तो 2 कैश अकाउंट, यहां लिखो टैक्स पेड कितना, 90,000 का फिगर। तो यह देखो कि जितना टैक्स पेड किया, टैक्स पेड किया 90,000 फंड फ्लो स्टेटमेंट में यूज साइड में आएगा, और जितना प्रोविजन किया तो 2 क्या, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट कितना, कितना प्रोविजन किया, 1 लाख। सेम चीज, यानी कि आपका ये बिल्कुल, अगर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानते हो और एडिशनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर देता है तो आप हमेशा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानेंगे। और सिंपल वे में यदि ये इंफॉर्मेशन देता है, ये कुछ नहीं कहता है, चलो हमने यहां पे ले लिया, ये क्वेश्चन में केवल ऐसा दिया हुआ है, केवल ऐसा दिया हुआ है, केवल ये टॉपिक दिया हुआ है, तो आप इसको चल दायित्व यानी चालू दायित्व मानकर स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल में ले जा सकते हो। कैसे, तब आप इसे ट्रीट करो क्या, करेंट लायबिलिटीज ट्रीट कर लो, और फिर ये बनाओ स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। आपको मालूम है कि स्टेटमेंट कैसे बनेगा, ये प्रीवियस ईयर का फिगर है, ये करंट ईयर का फिगर है, ये इंक्रीज बताता है और ये डिक्रीज बताता है। प्रोविजन फॉर टैक्स कितना, पहले साल 50,000, अगले साल 60,000। चालू दायित्व बढ़ता है तो वर्किंग कैपिटल घटता है, यानी 10,000 से। तो ये 10,000 यहाँ पे आंसर क्या आएगा, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। और ये फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, यानी कि ये क्या बनाएगा, सोर्स ऑफ फंड इन डिक्रीज हो रहा है तो क्या बनाएगा, यानी कि डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल के अंदर 10,000 ये सोर्स ऑफ फंड साइड की ओर लेके चले जाते हैं। तो बहुत इजीली प्रोविजन फॉर टैक्स के विषय में हम लोगों ने बात किया। नाउ अब आप नोट कीजिए कि जो प्रपोज्ड डिविडेंड होता है, इसके लिए प्रपोज्ड डिविडेंड्स के लिए, यानी स्टूडेंट्स प्रपोज्ड डिविडेंड्स, यदि एक इंफॉर्मेशन ले लो, ये 2019, 20, 2020 एंड 21 का है, और यहां लिखा है प्रपोज्ड डिविडेंड्स 1 लाख और 1,50,000। ओके, सुनिए ये कंफर्म है कि इसको दो चीज लिया जा सकता है। पहला इसको मान सकते हैं करंट लायबिलिटीज। तो जब करंट लायबिलिटीज मानेंगे तो इसे हम
स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, यानी ये प्रीवियस ईयर फिगर, करंट ईयर फिगर, ये इंक्रीज और ये डिक्रीज और ये पर्टिकुलर्स यहां लेके आते हैं। आपको बहुत अच्छे ढंग से मालूम है कि तब स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल में ले जाएंगे और यहां लिखेंगे प्रपोज्ड डिविडेंड। कितना भाई? ओ 1,50,000 यानी 50,000। यदि कोई दायित्व वर्किंग कैपिटल में यदि कोई चालू दायित्व अधिक होता है तो वर्किंग कैपिटल का इफेक्ट डिक्रीज आता है। अच्छा चलो, तो ये मान लो कि फंड फ्लो स्टेटमेंट, यदि एक सिंपल वे में कहा जाए कि यहीं पे ये आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट है, फंड फ्लो स्टेटमेंट है, तो डिक्रीज हो रहा है तो क्या बनाएगा? सोर्स बनाएगा। कितने से? डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 50,000 से। दैट इज क्लियर? ओके। अब सेकेंड हम लोग क्या मान सकते हैं कि इसको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानेंगे। ठीक है, तो यदि इसको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानेंगे तो पिछले साल का यानी प्रीवियस ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड है, इस साल हम उसे टैक्स का पेमेंट मानेंगे। यानी कि ये एडजस्टेड पीएल अकाउंट है और ये फंड फ्लो स्टेटमेंट है। मैं इससे थोड़ा सा हट के बना रहा हूं। यानी कि यदि उसे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानते हो आप, किसको? प्रपोज डिविडेंड को एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ट्रीट कर रहे हो, तो प्रीवियस ईयर यानी कि प्रीवियस ईयर का जो प्रपोज्ड डिविडेंड्स है, इसे पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स मानेंगे और ये यूज ऑफ फंड साइड में दिखा देंगे। दैट इज क्लियर? तो यूज ऑफ फंड, ये देखो, ये यूज है और ये सोर्स है। तो पिछले साल का कितना था? 1 लाख, पहला ट्रीटमेंट। और दूसरा ट्रीटमेंट, इट इज करंट ईयर एप्रोप्रिएशन इज, या एप्रोप्रिएशन या प्रपोज्ड डिविडेंड इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो जब ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हो गया तो ये एडजस्टेड पीएल अकाउंट के अंदर कहाँ आएगा? डेबिट साइड में। प्रपोज्ड डिविडेंड्स कितने से आएगा? ये चालू वर्ष का 1,50,000। तो ये क्या बनाएगा? फंड फ्रॉम ऑपरेशंस बनाएगा 1,50,000 से। कोई और फिगर आपके पास नहीं है तो ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन किधर आएगा? यहाँ आएगा। फंड, ये फंड फ्लो स्टेटमेंट है माय डियर, तो इसके अंदर ये 1,50,000 आएगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपने क्या माना था? करंट लायबिलिटीज माना था तो फिगर 50,000 का आया था, और यदि आपने एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट माना तो इन दोनों का बैलेंस चेक कर लो तो इधर 50,000 ही एक्सेस होते हैं। यानी आप कुछ भी मानते हो, आप कुछ भी लेते हो, आप कुछ भी ट्रेड करते हो तो आपको वही आएगा जो आपका आंसर आना चाहिए। ओके, सो डियर, ये प्रपोज डिविडेंड का था। चलो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक डियर, एक समस्या आपके सामने मैंने बहुत देखा अपने स्टूडेंट्स को कि जब वो फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो गुडविल का एक स्टेटमेंट आता है, गुडविल का। यानी गुडविल देखो ऐसे दिया होगा आपके बैलेंस शीट के अंदर, ये एसेट साइड है और ये गुडविल लिखा है। पहले 1 लाख का था, अब गुडविल 50,000 का हो गया। ये इंफॉर्मेशन मान लो, ये इंफॉर्मेशन आपके बैलेंस शीट के अंदर दिया हुआ है। तो डियर मैं बता दूं आपको कि गुडविल कभी अकेले नहीं घटता। यदि वो घटेगा यानी उसके कम होने का मतलब, यदि आपने गुडविल सेल किया, यदि आपने ट्रेड करा गुडविल सेल किया तो अभी एसेट बिकनी चाहिए, यानी पूरा बिजनेस बिकना चाहिए। गुडविल अकेले नहीं बिकता क्योंकि एक इंटेंजिबल एसेट्स होता है। तो जब ये एक इंटेंजिबल एसेट्स और अकेले नहीं बिक सकता
तो फिर इसके घटने का सीधा सीधा रीजन होता है कि इसको राइट ऑफ किया गया, सेल नहीं किया गया, आप कंफ्यूज ना हो। यानी कि इसे मानेंगे क्या, रिटर्न ऑफ गुडविल। तो यदि गुडविल रिटर्न ऑफ हो रहा है तो कहा जाएगा एडजस्टेड पीएल अकाउंट के कहा, डेबिट साइड में जाएगा। दैट इज क्लियर। अच्छा, इसका सेम अपोजिट फिगर यदि दे दे, अपोजिट फिगर दे दे कि गुडविल आपके बैलेंस शीट के अंदर पहले 50,000 का था, अब 1 लाख का हो गया, इट मीन कि ये परचेज ऑफ गुडविल है। और जब परचेज ऑफ गुडविल है तो निश्चित ही ये आपका यूज ऑफ फंड होगा, यूज ऑफ फंड होगा। ये गुडविल के विषय में आप बिल्कुल परेशान ना हो, गुडविल का ट्रीटमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आप लिखें, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व फंड, या किसी भी फंड में यदि ट्रांसफर आपने किया है तो ध्यान दीजिएगा, यदि ये ऐसे दिया है, ऐसे दिया है जनरल रिजर्व्स पहले 1 लाख का था, अब 1,50,000 का हो गया, इसका सीधा सा मतलब है कि ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व्स 50,000, और ये सीधे सीधे आपके नेट प्रॉफिट में ऐड होगा, यानी कि एडजस्टेड पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाएगा। ओके डियर, दैट इज क्लियर। ओके, अब चलो, अब यदि इसका जस्ट अपोजिट दे दे, यानी पहले 1,50,000 दे और अब 50,000 का दे दे, तो ये जो डिफरेंस है ना 1 लाख का, ये एडजस्टेड पीएल अकाउंट के आप क्रेडिट में लिख दें, इसको एडजस्टेड पीएल अकाउंट के क्रेडिट में लिख दें। हाँ, लेकिन जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड्स किसी एसेट के लिए राइट ऑफ नहीं किया गया होना चाहिए, किसी एसेट के लिए राइट ऑफ नहीं किया गया होना चाहिए। सो डियर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स थे। एक इंपॉर्टेंट टर्म्स के विषय में चलिए और डिस्कशन कर लेते हैं। इंक्रीज or decrease in the value of fixed assets। यहाँ स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूजन में होता है, यहाँ स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूजन में होता है। एक चीज ध्यान दो, अगर ये फिक्स्ड एसेट्स लैंड है और डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि सेल ऑफ लैंड है, क्योंकि लैंड में कभी डेप्रिसिएशन नहीं हो सकता, यानी कि ये आपका सोर्स ऑफ फंड बनाता है। अदर फिक्स्ड एसेट्स में यदि डिक्रीज होता है तो इट इज डेप्रिसिएशन, इफ नॉट other information given। अगर कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं दिया है तो फिक्स एसेट्स में कमी को, लैंड के अलावा बाकी के एसेट्स में यदि कमी होती है तो उसे डेप्रिसिएशन मानेंगे, उसे डेप्रिसिएशन मानेंगे। तो फिर क्या है, डेप्रिसिएशन मानेंगे तो एडजस्टेड पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाएगा या नेट प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा, डीएफ नेट प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। और यदि डीएफ फिक्स एसेट्स की वैल्यू में, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इट मीन परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। इसका मतलब क्या है, परचेज हो रहा है फिक्स्ड एसेट्स का, एंड ये यूज ऑफ फंड ट्रीट होगा, ये यूज ऑफ फंड ट्रीट होगा। चलिए नाउ डियर, एक टॉपिक और बचा है जिसके विषय में डिस्कशन कर लेते हैं। टॉपिक है डियर कि यदि आपने इसको समझ लिया तो हम कहते हैं कसम से आपको कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर नहीं हटा सकता या नहीं गलत हो सकता, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए। एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन
accumulated depreciation account। ध्यान दो स्टूडेंट्स, यहां बहुत फंसता है, यहां बहुत फंसता है। आपके बैलेंस शीट के अंदर ऐसे लिख दिया एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन, पिछले साल 50,000 था, इस साल 60,000 है। तो डियर एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन बाई बैलेंस बीडी कितना 50,000, और ये देखो टू बैलेंस सीडी कितना 60,000। और यदि क्वेश्चन में दे दिया कि ड्यूरिंग द ईयर कोई एसेट सोल्ड की गई है या किसी एसेट के डेप्रिसिएशन के विषय में आपको जानकारी दे दिया, तो डेप्रिसिएशन ऑफ सोल्ड एसेट्स चलो मान लो 5,000 का दे दिया, तो ये जो बैलेंसिंग है ना, यानी कि 65,000, यानी ये 65,000 तो 15,000 का बाई एडजस्टेड पीएल अकाउंट में 15,000 रुपए, और ये डेप्रिसिएशन इंक्लूड है इसमें, ध्यान देना। तो यानी कंप्लीट डेप्रिसिएशन जो चार्ज हो रहा है इस साल का वो कितना है 15,000 का है। तो आप यदि इस कंडीशन को समझते हो, निश्चित ही आप ये 15,000 को लेके चले जाएंगे, कहाँ पे लेके चले जाएंगे हम एडजस्टेड पीएल अकाउंट में, नेट प्रॉफिट में ऐड कर लेंगे। साथ ही डियर यदि कोई एसेट्स बेची गई है तो बेचने से जो लॉस हुआ है या जो प्रॉफिट हुआ है वो एडजस्टेड पीएल अकाउंट के डेबिट एंड क्रेडिट में चला जाता है। तो ना डियर आपके डिफरेंट जो एडजस्टमेंट थे, जितने रिलेटेड टर्म्स थे, उन चीज़ों की हम लोगों ने डीपली स्टडी प्रीवियस 3 लेक्चर्स आज को लेके किया गया, और हम समझते हैं इसके बाद आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने वाला है। तो चलिए अगली क्लास में हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन की स्टडी करते हैं। ओके, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स।